सर, मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूं। मैं इतना भाग्यवान हूं कि तीसरी बार इस क्षेत्र में, इस बड़े हाउस में बात करने का मौका मुझे मिला है। मेरी भगिनी जो मेरे साथ झारखंड में गवर्नर थी, अभी राष्ट्रपति बन गई। मेरी पहली एक भगिनी प्रतिभा जी, वो भी मेरे साथ पड़ी हुई है, और रामनाथ जी भी गवर्नर थे। इसलिए मैं भाग्यवान समझता हूं। और मेरी भाषा जो आगे मैं मराठी में बोलूंगा तो भी चलेगा, हिंदी में भी बात करूंगा। सतारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें मैं आता हूं। स्वातंत्र के पूर्व काल में जो 3 जिले सब भारत में प्रसिद्ध थे लड़ने के लिए, उसमें क्रांतिकारी नाना सिंह पाटिल जी थे। और मेरी एक कामना है, मनु तांबे जो झांसी की रानी कहती है, उसका मायका भी मेरे क्षेत्र में है। तो मैं चाहता हूं, मेरी मांग भी है कि मिलिट्री भर्ती के लिए कुछ एक विद्यापीठ बनाए, जो मिलिट्री एकेडमी जैसे एनडीए खड़गवासला में है और आईएमए जैसे देहरादून में है, वैसे अगर कोई मिलिट्री एकेडमी बने सेंटर की, और महिलाओं के ट्रेनिंग के कुछ जबाबदारी लेंगे तो अच्छा रहेगा। आता म्हणजे मराठीत बोलतो। महाबळेश्वर पाचगणीच्या ज्या शाळा आहेत इंग्रजी माध्यमाच्या, त्यांना संपूर्ण भारतातून तिथे आपले पालक आपल्या मुलांना पाठवतात। महाबळेश्वर एक थंड हवेचं उत्तम ठिकाण आहे। हे दोन्ही जंगलाच्या प्रदेश असल्याकारणानं एनजीटी नॅशनल ग्रीन ट्रायबलची बरीचशी बंधनं आहेत, आणि त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळामध्ये 150-200 वर्षापूर्वी जे क्षेत्र निर्माण झाले आहे, त्या क्षेत्राचा जर विकास झाला नाही तर रोजगार जोपर्यंत मिळत नाही, घोडेवाले, खेळणीवाले, काही फळं विकणारे, लोकांना धान्य पुरवणारे, लोकांना रिक्षातून नेणारे, सायकल रिक्षा नेणारे लोकांना पोटापाण्याला उद्योग मिळत नाही, तोपर्यंत रोजगार मिळावा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हे बजेटची एक आपल्या खासियत आहे। आणि त्यामुळे माझी आपणास विनंती आहे की एनजीटीच्या माध्यमातून भारतीय आणि महाराष्ट्र सरकारनं एकत्र बसून महाबळेश्वर सारख्या एका थंड हवेच्या ठिकाणाची जर विस्तार केला नाही तर भविष्यात ते तसंच राहील, आणि म्हणून पोटापाण्याचा उद्योग होणार नाही। मेरे आणखी माझं म्हणणं आहे की कोकण आणि महाराष्ट्राचा पश्चिम विभाग जोडण्याकरता पोलादपूर ते सुरूर एक रस्ता आहे। साधारण शनिवार रविवार जेव्हा सुट्टी असते किंवा उन्हाळ्यात सुट्टे जेव्हा असतात, त्यावेळा अलीकडून पलीकडे जायला एकाच गावातून कमीत कमी 3 ते 4 तास लागतात, जोपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण होत नाही। आपने संभवतः सूचना नहीं दी होगी, अभी दिए तो इंटरप्रेटर ने हिंदी में बोलिए या अंग्रेजी में बोलिए, सुनाई नहीं प्लीज। मराठी का इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो सूचना न होने के कारण हिंदी में बोलूं मैं? हिंदी या अंग्रेजी में बोलिए जी प्लीज। मैंने कल भी इच्छा प्रकट कर दी, लेकिन हुई नहीं, इसलिए मैं हिंदी में बात करूं। शुरू करूं कि जी करें। जो झांसी की रानी मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये जिसने आवाज उठाई थी, उस झांसी की रानी मेरे कार्यक्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, उस गांव से आती है। तो मैं चाहता हूं कि भारत में एक ऐसी मिलिट्री एकेडमी बने, जिस मिलिट्री एकेडमी का नाम मेरी झांसी नहीं दूंगी के नाम झांसी की रानी मिलिट्री एकेडमी हो, क्योंकि एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी वो पूना में है, और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। वैसे अगर एक एकेडमी बन जाए, और महाराष्ट्र में जिधर सातारा में अजिंक्य तारा के पार्श्वभूमि पर अगर बने तो बड़ा अच्छा होगा। महात्मा फुले की पत्नी जो सावित्रीबाई थी, जिन्होंने पहले महिलाओं को शिक्षण देने का कार्य किया पूना में, भिडेवाड़े में, उनके नाम से महिलाओं को शिक्षण देने की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि एक विद्यापीठ पूना है, उसका नाम सावित्री रखा है। लेकिन अगर महात्मा फुले एक डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, शाहूनगर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, और अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, तो महात्मा फुले की पत्नी सावित्रीबाई, इनके नाम से महिलाओं की एक शिक्षा की एक विद्यापीठ बने तो बड़ा अच्छा होगा। सातारा में स्वर्गीय यशवंतराव चौहान जो डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में अर्थमंत्री भी थे, उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता हूं, और बजट की स्पीच में बोलने की मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। एक बात करनी चाहिए, जो सातारा सैनिक स्कूल है वो 2 जून 1963 में आदरणीय चौहान साहब ने निकाला है, लेकिन आज उनमें महिलाओं की संख्या 10 खाली है,
बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो किसान के, कामगार के और शिक्षा देने वाले शिक्षण के हो रही है, तो उनको फी जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए फी अभी बन रही है। तो अगर फी के अगर कुछ सहूलतें दी जाए तो बहुजन समाज के विद्यार्थी मिलिट्री एकेडमी जाकर कुछ अपना नाम कमाएंगे और आगे चल के जो आजकल मिलिट्री में जो जगह खाली पड़ी हुई है वो भरने का कुछ मौका उनको मिले। आज देखा मैंने पंतप्रधान आवास योजना का कम से कम 30-35 हजार घर बनाने का अर्जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आई थी, लेकिन जब तक कितनी जगह है, कैसे घर बना सकते हैं? काली मिट्टी में घर बनाना है, मुरुम में घर बनाना है, और जहां खदाने हैं वहां मुरुम बनाना है, तो उसका अगर एस्टिमेट जब तक बनाते नहीं है तब तक बनाना मुश्किल है। एक साथ 1.5 लाख 2 लाख ऐसा करके कभी घर बनेंगे नहीं। तो जगह कितने अवेलेबल है, कितने अर्जा है, कितने लोगों को जगह दे सकती है, उसका एस्टिमेट क्या हो सकता है, ये नहीं होता तो सालाना कम से कम 1000-1500 घर बनाकर ये प्रावधान जो है कभी बन नहीं सकता। अगर अभी मैं कल जब स्पीच सुन रहा था तो 15 साल के बाद जो व्हीकल हो गए उनको निकालना चाहते हैं, संख्या क्या होगी, कहां वो लेके रखेंगे, डंपिंग ग्राउंड कहां होगा, उनको तोड़ने की क्या व्यवस्था होगी, उसका मेल्टिंग कैसा होगा, होने के बाद जो बनेगा लोहा उसका उपयोग क्या करने वाला है, उसका जब तक आप प्लानिंग करेंगे नहीं तब तक ये गाड़ियां रास्ते पे आएंगी और जो छोटे रास्ते हैं वो फिर से छोटे बन जाएंगे। इसीलिए जब तक आप ये स्क्रैप किया हुआ मटेरियल डंपिंग की कुछ व्यवस्था करते नहीं तब तक ये होगा नहीं। इसीलिए पूना जैसा शहर है, कोल्हापुर शहर है, नासिक शहर है, महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े शहर है उसमें और एक प्रावधान है कि जिनके पास कभी गाड़ी के बैठने का शौक ना था उन लोगों के पास अब गाड़ियां हैं तो उनके अगर कुछ सहूलियत मिले, थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करके कि 1 साल में आपको सहूलियत दी जाती है। और नई गाड़ी लेने के लिए अगर नई गाड़ी लेते हुए कुछ उसको फाइनेंस असिस्टेंस मिले और 1-2 साल का जो रजिस्टर का खर्चा होता है वो भी मिले तो लोगों को कोई सहूलियत मिलेगी और अपनी पुरानी गाड़ी जो देश को अभी हवा में तकलीफ होती है इसलिए देने के लिए लोग राजी होंगे। सहूलत अगर मिलेगी तो अच्छा होगा। व्यक्तिगत कर भरने के लिए आपने जो सहूलत दी है इसका मैं जरूर आभारी हूं, लेकिन रिटर्न भरना और रिटर्न भरने के लिए सीए के पास जाना, वकीलों के पास जाना, उनकी फी देना, ये लोगों को परवड़ता नहीं। और जितना भरा है उसका वापस आने के लिए मुझे पैसे दो, मैं करके दूंगा, मुझे पैसे करके दूंगा, पैसे देते हैं हम ज्यादा और अब आय जो कम रिटर्न है वो आता नहीं, इसलिए उसकी अगर कुछ व्यवस्था कर चले। मेडिकल कॉलेज आपने जो निकाला है बड़ी अच्छी इसकी है, लेकिन इतने मेडिकल कॉलेज निकालने के बाद उसकी गति क्या है, कंस्ट्रक्शन चला है कि नहीं, और मेडिकल कॉलेज होने के बाद उनके लिए जिन लोगों को आपने वहां पढ़ाने के लिए और मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए मनुष्य बल है उसकी क्या व्यवस्था की है, ये जब तक अपने को पता नहीं चलता तब तक ये मेडिकल कॉलेज चलेंगे नहीं। अभी एक स्वच्छता के बारे में, मलबा निकालने के लिए जब तक यंत्रणा नहीं होती, क्योंकि खाली मैन होल में अगर लोग छोड़ेंगे तो वायु से वो प्रदूषित होकर कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। जब तक मशीनें नहीं आती है और मशीनों लेने के लिए सहूलियत ही नहीं जाती तब तक म्युनिसिपैलिटियां हो, पंचायत हो या जिला परिषद हो, उनके लिए अगर कुछ व्यवस्था हो तभी ये हो सकता है। अभी बीएसएनएल के टावर के बारे में मैं आभारी हूं। दुर्गम भाग में मेरे क्षेत्र में टावर मिले हैं, लेकिन जब तक उधर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं और खड़े करने की व्यवस्था नहीं है तब तक ये बनने वाला नहीं। कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन पूरे करने के लिए अगर 5 साल लगते हैं तो ये चुनाव से वो चुनाव तक खाली आश्वासन ही दिए जाते हैं और लोगों के झोली में कुछ मिलता नहीं। इसीलिए फटी हुई झोली में कुछ डालना ये गलत तरीका है। इसलिए जब तक आप पूरा प्लान करके, और एक काम करना चाहिए, गए बजट में जो आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन पूरे हुए नहीं हुए और आगे करके क्या करना है, इसीलिए जब तक करते नहीं तब तक ये आश्वासन देना उचित नहीं है। पूरे देश में, मैं सिक्किम में कभी राज्यपाल के पद पे रहा हूं। ऑर्गेनिक की जो बात है, अगर भारत का एक राज्य
जनवरी 1916 में पूरे विश्व में अगर ऑर्गेनिक हो सकता है तो एक ही बात की पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। एक की अगर किलो केमिकल खाद या उर्वरक अंदर लाया जाए तो उसको 25,000 का जुर्माना और 3 महीने की सजा, ये ऑर्डिनेंस निकालकर वो बिल में करके जब हुआ तो देश का एक सिक्किम राज्य जो है वो हुआ। ऐसे कुछ तरकीबें निकाले कि जिसकी वजह से लोगों को प्रोत्साहन मिले और ऑर्गेनिक से जो चीजें बन रही है उसके खपत के लिए भी अगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो तो हो जाएगा। मुझे अभी एक यशवंतराव चव्हाण जी ने जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो सबके बच्चों के लिए जात जमात इसका चिंतन नहीं करते हुए जिनकी आमदनी कम है उन पालकों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था में सहूलत दी है। 1200 रुपए तब जो इनकम था जिनका, उनके बाल बच्चों को भी सहूलतें दी गई। आजकल 1200 नहीं करे 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, लेकिन जात जमात पे एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तो भी सहूलतें है। लेकिन हमारे जो छोटे भाई किसान भाई है, कारीगर है और देहात में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को सहूलत देना चाहिए और बड़े होकर उन्होंने 1 या 2, 3 लोगों को सहूलत देकर पढ़ने की वजह से जो शिक्षा पाई है उसके लिए उनको भी आधार देना चाहिए। मुझे मराठी में बोलने की थी लेकिन मराठी में बात नहीं कर सका, हिंदी में मेरे बात करने के लिए मुझे जो आपने संधि दी इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये बजट में जो अच्छी चीजें की है उसके लिए मैं बजट का प्रोत्साहन भी देता हूँ, सराहना भी करता हूँ। जो बातें कम हुई है और होना चाहिए ऐसी उम्मीद करता हूँ वो आप करेंगे ऐसा लगता है। इस जवान के साथ मैं मेरे वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी। श्री M.K. राघवन जी।